हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स को क्लियर करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पे कुछ देख पा रहे हैं, इनके कुछ गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? इनके जो आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होता है, इनमें कोई बहाव यानी कोई फ्लूइड नहीं होता, इनके कण पास पास होते हैं। तो एग्जाम्पल दैट हम लोग देख लेते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल है, इनकी जो मैटर पैकेजिंग होती है ये काफ़ी क्लोज होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आप कह सकते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं ईट। तो ये तो हो गया बात ठोस का, यानी इसमें बहाव नहीं होता, इसके आयतन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, इनका आकार निश्चित होता है और इनके कण अत्यंत पास पास होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में इनकी जो आकार होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है। द्रव एक ऐसे पदार्थ होते हैं, हम लोग किसी भी बर्तन में, मतलब जिस वे में इसको रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेती हैं। इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और इसमें बहाव होता है। कणों के बीच में कणों के बीच में इनके कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इनके जो मैटर पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इनके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं हो पाता, लाइक दैट वाटर। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो इसमें इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है और इसमें बहाव होता है। कणों के बीच में जो इसकी पैकेजिंग होती है वो मैटर के बीच में डिस्टेंस मोर देन डिस्टेंसेस होते हैं, यानी इसकी जो मैटर पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जिसकी वजह से यह एक दूसरे को कंबाइन करके नहीं रख पाते हैं। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ। एक एक डिफिनेशन, एक एक पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है। तो आपको भी पता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे पास आसपास विद्यमान हर एक वस्तु, हर एक चीज
पदार्थ है। और आपको तो पता ही है, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो कणों के भौतिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ कणों से बना है, यह सत्य नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। इसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है, इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, यानी ये किस तरह से एक दूसरे से पैकेजिंग होते हैं, इनके गुण क्या कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब सेकेंड बात कर लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सपोज करिए जब हम लोग घर पे चाय, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या वह धारा टूट जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए हम उसकी धारा को नहीं तोड़ सकते। हाँ, एक कर सकते हैं कि किसी वस्तु के सहारे उसकी धारा को मोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होते हैं, द्रव में मध्यम होते हैं और गैस में सबसे कम होते हैं। गैसियस अवस्था में कणों की गतिज मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है, जबकि ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में। क्या कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं? तो भौतिक रूप से हम पहले ही जान चुके हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डी और दांत ठोस, ब्लड रक्त, फेफड़ों में हवा गैसियस अवस्था में और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है। यह आप सभी को बखूबी पता होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। इसके कौन कौन से मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए ठोस अवस्था के लिए? तो सबसे पहला, आकार निश्चित होता है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें संपीडयता नहीं होती है।
कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। दबाने से हवा बाहर निकल जाती है और फिर वह अपने स्टेट में वापस आ जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेट यानी लिक्विड फॉर्म के बारे में। द्रव क्या है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, इसके क्या क्या मूल बिंदु हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्रव तरल होता है, इसमें बहाव होता है। सेकेंड, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन के ही आकार को ग्रहण कर लेते हैं। थर्ड क्या होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। चौथा होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न क्षमता होती है। द्रव के कणों का आकर्षण बल, उसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं और यहीं जलीय पौधों में पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। यानी जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में ऑक्सीजन को ही श्वसन के क्रिया में यूज करते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कम होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट। यानी हमारा गैस अवस्था क्या कहता है। तो गैस में बहाव होता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, और इसके संपीड़न बहुत अधिक होती है। गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसमें इसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती, इसका आयतन निश्चित नहीं होता। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उसमें आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है, इसलिए गैस में बहाव अत्यधिक ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गलनांक क्या होता है। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर, मतलब जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके नेक्स्ट टॉपिक में जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक, यानी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। हम लोग एक और स्टेट देख लेते हैं कि किस तरह से मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं।
ये हो गया ठोस, द्रव और गैस। तो किस तरह से अपने स्टेट में चेंज करते हैं? अगर ठोस को उष्मा दिया जाए तो यह द्रव में बदल जाते हैं, और अगर द्रव को उष्मा दिया जाए तो ये गैस में बदल जाते हैं। सेम कंडीशन अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, अगर गैस को शीतलता दिया जाए तो वो द्रव में बदल जाते हैं, और अगर द्रव को शीतलता दिया जाए तो वो ठोस में बदल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में वाष्पीकरण के बारे में। तो क्या कहता है हमारा वाष्पीकरण का सिद्धांत? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कोई द्रव है, मान लीजिए ये बर्फ के टुकड़े हैं, इनको नीचे से उष्मा दिया जाता है यानी हीट किया जाता है। तो आप लोग क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद यह पिघलने लगेगा और ठोस से द्रव में बदल जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यह गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। और इसी गैसियस फॉर्म के चेंजिंग को हम लोग वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। यानी किसी मैटर का वाष्प में कन्वर्ट होना ही वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, एक और बात जान लेते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कुछ कारक होते हैं। यानी वाष्पीकरण मूल कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसके तापमान में वृद्धि कर रहे थे। तो होता है ताप में वृद्धि, यानी अगर तापमान को बढ़ाया जाए तब भी कोई पदार्थ वाष्पीकृत हो सकता है। और दूसरा है सतही क्षेत्रफल में वृद्धि। थर्ड पॉइंट कहता है आर्द्रता। और चौथा होता है वायु की गति।